मेरे पति के मरने के बाद हमारे घर खाने के लाले पड़ने लगे। मेरी 2 बेटियां थीं। एक रात मैं परेशान बैठी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, बस आटे की एक बोरी पड़ी थी। मैं देखकर बहुत खुश हुई कि चलो भगवान ने मेरी मदद कर दी। और यूं 10 दिनों के बाद मैं और मेरी दोनों बेटियों की तबीयत बिगड़ने लगी। मैं जब अस्पताल गई तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि हम तीनों माँ बेटियां प्रेग्नेंट हो गई थीं। मैंने रोते हुए सारी बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने कहा, देखिए मैडम, ये पुलिस केस है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। मैं रोते हुए पुलिस स्टेशन गई। वहां इंस्पेक्टर मेरी बात सुनकर बोला, ये मुजरिम तो पकड़ा गया है। बहुत सी औरतों के साथ ये सब कुछ हो चुका है। जाओ अपने मुजरिम को देख लो। और जैसे ही मैं अंदर मुजरिम को देखने गई तो उस आदमी को देख मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम प्रतिभा है। मैंने बीए तक पढ़ाई की थी। मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी। मैं जब 3 साल की थी तब मेरे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। मेरी परवरिश मेरे चाचा ने की थी। जैसे ही मैं 19 साल की हुई तो मेरे चाचा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे रविंदर से करवा दी। मेरी शादी के 5 साल बाद मेरे चाचा भी इस दुनिया से चल बसे। अब मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मेरे पति रविंदर बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमेशा मुझे मान, सम्मान और इज्जत दी है। मेरे ससुर जी बहुत पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए हमारे घर में मेरी सास और मेरे पति ही रहते थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। हमारी शादी के 3 साल बाद भगवान ने मुझे एक बेटी दी। इसी तरह कुछ साल बाद मुझे एक और बेटी हुई। मेरी दूसरी बेटी के पैदा होने के कुछ ही महीनों बाद मेरी सास भी इस दुनिया से चल बसी। और जिंदगी यूं ही चलती रही और मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो गईं। हमारे पास जितना भी था हम अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर ही रहे थे। लेकिन एक दिन मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई। अचानक मुझे खबर मिली कि मेरे पति रविंदर एक बस हादसे में मारे गए। ये खबर हमारी जिंदगी में एक तूफान की तरह आई, जिसने मेरे साथ मेरी दोनों बेटियों को भी हिलाकर रख दिया। जब मैंने अपने पति की बॉडी के बारे में पता किया तो पता चला कि बस इस कदर जल चुकी थी कि उसमें जितने भी लोग थे सब जलकर राख हो गए थे। ये खबर सुनते ही मैं ढह गई थी। मुझे अपने पति की बॉडी भी देखने को नसीब नहीं हुई, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। मेरे पति के गुजर जाने के बाद जिंदगी बहुत दुश्वार हो गई थी। कुछ दिन तक तो हमारे पास रखी जमा पूंजी चली, पर जब वो जमा पूंजी भी खत्म हो गई तो हमारे घर में खाने के लाले पड़ने लगे। हमारी हालत देखकर अगल बगल के लोग भी हमसे मुंह मोड़ने लगे। जिंदगी इस कदर दुश्वार हो जाएगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कई जगह नौकरी के लिए बात की, पर हर जगह नाकामी का ही सामना करना पड़ा। एक रात हम यूं ही भूखे प्यासे चरपाई पर बैठे हुए थे कि अचानक रात के 8 बजे हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे, इस वक्त कौन आया होगा? यही सोचकर मैं हैरानी से दरवाजा खोलने गई। सामने देखा तो कोई नहीं था, बस एक बोरी पड़ी हुई थी। भूख से बेहाल थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उस बोरी को अंदर लेकर आ गई, और जब खोला तो उसमें आटे का पैकेट और कुछ खाने पीने की चीजें मौजूद थीं। 1 से 2 दिन गुजरने के बाद ऐसे ही हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होती और सामने कोई नहीं होता, बस एक बोरी पड़ी हुई होती जिसमें खाने पीने की कुछ चीजें होती। धीरे धीरे करके ऐसे ही हमारा गुजारा होता रहा।
आज जब मैंने दरवाजे के बाहर हुई दस्तक पर दरवाजा खोला और जैसे ही आटे की बोरी उठाने लगी, तभी मेरी नजर सामने की गली पर पड़ी। वहां पर पंडित जी खड़े हुए थे, जो हमारे बगल में एक मंदिर था वहीं के पुजारी थे। मैंने देखा वो छुपकर मुझे ही देख रहे थे। मैंने जैसे ही बोरी को पकड़ा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि पंडित जी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने बोरी को आराम से अंदर किया और दरवाजा बंद करके दरवाजे के सुराख से बाहर देखने लगी। फिर मुझे सामने कोई नजर नहीं आया, पर सामने की गली में पंडित जी खड़े हुए थे और वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी आवाज सुनी तो उन्होंने फोन पर बात करते हुए कहा, हाँ भाई, काम हो गया है, आज फिर बोरी अंदर जा चुकी है। मैं उनकी ये बात सुनकर दंग रह गई कि भला पंडित जी किस आदमी को मेरी मुखबरी कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा, नहीं, वो मेरे बारे में नहीं, शायद किसी और के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो मंदिर के पुजारी हैं। वो तो खुद ही अपना गुजर बसर किसी तरह कर रहे हैं, तो भला वो ये सब क्यों करेंगे। मैं यही सब सोच रही थी कि तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि इस बोरी में जो खाने पीने की चीजें आती हैं, ये सही भी हैं कि नहीं, हमें कोई गलत चीजें तो नहीं खिला रहा। ये ख्याल आते ही मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे और मेरे माथे पर पसीना आने लगा। तभी मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आई और बोली, चलो माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ बनाकर खाते हैं। ये पेट था कि मानने वाला नहीं था, इसलिए मैंने सभी बातों को अपने मन से निकालकर बोरी को अंदर खींचा और आज भी बोरी में रोज की तरह आटा, कुछ सब्जी और खाने पीने की कुछ चीजें मौजूद थीं। मैंने तुरंत आटा गूंधा और रोटी बनाने लगी। रोटी सब्जी बनाने के बाद हम सब ने मिलकर पेट भर के खाना खाया और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। तभी मेरी छोटी बेटी ने पूछा, माँ, ये कौन है जो रोज हमारे दरवाजे पर आटे की बोरी और खाने पीने की चीजें रखकर चला जाता है? आजकल के दौर में तो कोई भी किसी की मदद नहीं करता, तो ये भला कौन है जो बगैर सामने आए हमारी मदद कर रहा है? माँ, कोई ऐसा तो नहीं जो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा हो? ये सवाल तो मुझे भी बहुत परेशान कर रहा था। मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। और फिर आज पंडित जी की वो हरकत देखकर मेरे अंदर बहुत से सवालों ने जन्म ले लिया था। तभी मेरी बड़ी बेटी मेरी छोटी बेटी को डांटते हुए बोली, चुप कर, क्या पता कोई हो जो भगवान की खातिर हमारी मदद कर रहा हो। ज्यादा सवाल जवाब करके माँ का दिमाग मत खराब कर और आराम से सो जा। मेरी दोनों बेटियां तो एक दूसरे से बात करके खुद को तसल्ली देते हुए सो गईं, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मुझे चैन नहीं मिल रहा था। मेरा दिमाग बार बार कुछ गलत होने का संदेशा दे रहा था। कहीं कुछ तो गलत है जो हमें पता नहीं है। बस यही सब सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। अगला दिन भी इसी सोच में गुजर गया। रात होते ही हम फिर से 8 बजने का इंतजार बड़ी शिद्दत के साथ करने लगे और फिर 8 बजते ही हमारा इंतजार दरवाजे पर होने वाली दस्तक के साथ खत्म हुआ। दरवाजे पर दस्तक होते ही मैंने दरवाजा खोला और बोरी उठाने जैसे ही बाहर गई तो मैंने चुपके से सामने वाली गली की तरफ देखा, जहां आज भी पंडित जी खुद को छुपाकर मुझे ही देख रहे थे। और फिर आधी रात को मेरी आंख खुली तो मेरा सर बहुत भारी था और मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से अपनी बेटियों को देखा। वो दोनों भी बेसुध लेटी हुई थी। मैं जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी और उन्हें हिलाना शुरू किया और फिर वो दोनों थोड़ी देर बाद जाग गईं। लेकिन उन दोनों की हालत मुझसे अलग नहीं थी। वो दोनों भी अपना सर पकड़कर बैठ गईं।
मैं हिम्मत करके उठी और किचन में जाकर पानी पिया और अपनी दोनों बेटियों को भी पानी पिलाया। पानी पीने के बाद हमारी हालत कुछ बेहतर हुई। फिर अचानक हमारे पेट में दर्द होने लगा और फिर बारी बारी करके हम सबको उल्टियां आने लगीं। चंद मिनटों में ही हमारी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम तीनों की ही तबीयत बहुत खराब हो गई। फिर मैं सोचने लगी कि क्या बोरी में आने वाला आटा जहरीला था। मैं यही सब सोच रही थी कि तभी मैंने देखा दोनों बेटियों की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि रात थी और इसलिए भगवान का नाम लेते हुए मैं सुबह होने का इंतजार करने लगी। किसी तरह हमारी रात कटी और जब सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर पास के सरकारी अस्पताल में चली गई। थोड़े से इंतजार के बाद हम सबका बारी बारी से चेकअप किया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो खबर सुनाई, उस खबर ने हम तीनों माँ बेटियों को हिला कर रख दिया। हम तीनों एक दूसरे की तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगी। ये खबर हम सब पर किसी कयामत से कम नहीं थी। ऐसी कयामत जो हम तीनों को एक दूसरे के सामने नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ रही थी। हम तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, मगर शर्मिंदगी से ज्यादा हमें इस बात की हैरानी थी कि भला ये कैसे मुमकिन था। क्या ऐसा भी हो सकता है जो हम तीनों के साथ हुआ था? हम तीनों एक ही साथ एक ही वक्त पर प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये सब सोचकर मेरे साथ मेरी बेटियों की भी रंगत उड़ी हुई थी। मैं घबराकर डॉक्टर को अपनी और अपनी बेटियों की हकीकत बताने लगी कि डॉक्टर साहब, हम तीनों घर में अकेली रहती हैं और हमारे साथ कोई भी मर्द नहीं है, यहाँ तक कि मेरा पति और मेरा बेटा भी नहीं है। जब हम सब मर्द की जात से ही दूर हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम तीनों प्रेग्नेंट हो जाएं? मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुझे हैरत से घूरने लगी और फिर बोली, देखिए मैडम, ये पुलिस केस है। अभी जाओ और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। इसके आगे हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा और सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगी। और साथ ही इस बात से हैरान थी कि डॉक्टर ने मेरी बात ढंग से भी नहीं सुनी और उल्टा मेरे साथ ही सख्ती से पेश आ रही थी, जैसे हम ही मुजरिम हों। खैर, मैंने अपने आप को मजबूती से संभाला और अस्पताल के कुछ ही दूर पर ही पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन के सामने गई, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि ये हमारे प्रेगनेंसी की खबर थी और सिर्फ मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरी दोनों बेटियों की इज्जत का सवाल था। ऐसे बहुत से सवाल मेरे दिमाग में बारी बारी से आ जा रहे थे। फिर भी न चाहते हुए मैं पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। मैंने चारों तरफ नजरें घुमाई। फिर एक पुलिस वाले ने मुझे पूछा, क्या बात है मैडम? मैंने उससे कहा, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। उसने मुझे एक जगह पर लाकर बैठा दिया जहां पर एक पुलिस वाला बैठा था। वो मुझे देखते ही सीधा बैठ गया और पूछने लगा, बताइए मैडम, क्या बात है? किस केस के सिलसिले में यहां पर आई हैं आप? यही कहते हुए उसने हम तीनों की तरफ नजरें घुमाई। मैंने डरते डरते हमारे साथ हुई सारी घटना पुलिस को बता डाली। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से अपने घर के सामने रखी बोरी से लेकर तबीयत के खराब होने और फिर प्रेग्नेंट होने की तमाम बातें उसे बता डाली। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराकर बोला, मैडम जी, आपको परेशान होने की जरूरत ना है, आपका मुजरिम पकड़ा जा चुका है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो उसने कहा, अरे मैडम जी, पिछले कुछ दिनों से लोगों के घरों के बाहर आटे की बोरियां रखी जाती थी और ये बोरियां सिर्फ उन्हीं घरों में रखी जाती थीं जिनके घर औरतें होती थीं। और वो औरतें जैसे जैसे उन बोरियों से खाना शुरू करती तो यूं ही उनकी हालत भी खराब होने लगती
और चेकअप करवाने पर पता चला कि वो औरतें प्रेग्नेंट हैं। हमें कुछ दिनों से इस तरह की रिपोर्ट के बारे में पता चल रहा था। हम पिछले 3 दिनों से इस मुजरिम की तलाश में थे। आखिरकार उस मुजरिम को हमने पकड़ ही लिया। हमने उसे लॉकअप नंबर 3 में बंद किया है। आप जाकर उससे मिल सकती हैं। अपने और अपनी बेटियों के मुजरिम का अंजाम सुनकर मैं खुश तो बहुत हुई थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं दुख और परेशानी भी थी कि हमारे मुजरिम का तो पता चल गया, लेकिन हमारी प्रेगनेंसी का क्या होगा। मैं इसी सोच में गुम लॉकअप नंबर 3 के सामने जाकर खड़ी हो गई। मेरे पीछे मेरी बेटियां भी खड़ी थीं। मैंने जैसी नजर उठाकर सामने खड़े मुजरिम को देखा तो मुझे लगा कि मुझे अगला सांस नहीं आएगा। मैं फटी फटी निगाहों से उस शख्स की तरफ देखने लगी। उस शख्स को देखते ही मुझे लगा कि पुलिस स्टेशन की छत किसी ने मेरे सर पर गिरा दी हो, और मेरी बेटियां भी फटी फटी आंखों से सामने खड़े उस शख्स को देख रही थी। हम तीनों कभी एक दूसरे को देखते तो कभी सामने खड़े उस शख्स को, क्योंकि हमारा मुजरिम कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति हम सबको अपने सामने यूं खड़ा देखकर पहले तो हैरान हुआ, और फिर वो शर्मिंदगी से अपनी नजरें चुराने लगा, जबकि मैं और मेरी बेटियां ये सोच सोचकर ही परेशान हो रही थीं कि भला ये कैसे मुमकिन था कि जिस शख्स को हम सब मरा मान चुके थे आज वो हमारे सामने सही सलामत खड़ा है। मगर उसकी आंखों में ये शर्मिंदगी कैसी? क्या उस जुल्म की शर्मिंदगी थी? ये सब सोचकर ही मेरे ऊपर कयामत गुजर रही थी कि मेरा पति ही मेरा और मेरी बेटियों का मुजरिम है। क्या एक बाप अपनी बेटियों के साथ इतना गलत कर सकता है? उसे देखकर मैं उसके पास गई और रोते हुए पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और आज तक तुम कहां पर थे? और तुम्हारे मरने की झूठी खबर किसने सुनाई? और फिर आज तुम मुजरिम की हैसियत से जेल में क्यों हो? मेरी बातें सुनते ही वो खामोशी से हमें चुप कराने लगा, पर मेरे अंदर बहुत से सवाल थे। मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। मैं उससे सवाल पर सवाल किए जा रही थी। मेरे इतने सवालों पर मेरा पति शर्मिंदा होकर सर झुकाए मेरी बातों का जवाब देने लगा। मेरे सवालों का जवाब उसने सच दी। जब तक मैं लोगों की नजरों में मरा नहीं था और तुम लोगों के साथ हंसी खुशी रहता था, तो मैं अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश था। हमारे पास बहुत पैसे तो नहीं थे, लेकिन हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता था। मैं अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था, पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें मेरी खुशी देखी नहीं जाती थी। वो मुझसे बहुत नफरत करते थे, मुझे बर्बाद कर देना चाहते थे। और वो कोई और नहीं बल्कि वो लोग मेरे दोस्त थे। पर मैं इन सब बातों से नावाकिफ था और दिल का साफ भी, इसलिए मैंने कभी उन पर शक नहीं किया और उनसे अपनी खुशी का इजहार कर दिया। एक दिन हम सभी दोस्त बैठकर गपशप कर रहे थे। तभी मेरा सबसे करीबी दोस्त, जिस पर मैं सबसे ज्यादा यकीन करता था, उससे अपने मन की सारी बातें शेयर कर देता था, वो मेरे पास आया और उसने मेरे हाथों में सिगरेट थमा दी। मैं कभी कभी सिगरेट भी पी लिया करता था, इसलिए खामोशी से मैंने उसके हाथ से सिगरेट ले ली। वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मैंने जैसे ही 2-4 बार सिगरेट पी, खांसी और मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे स्मोकिंग करते कभी ऐसा नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे बहुत हैरत हुई। और वो सिगरेट मैंने अपने नाक के पास लाकर सूंघी तो मुझे महसूस हुआ कि सिगरेट में ड्रग्स मिलाया गया है। मैं अभी अपने दोस्त से इस बारे में पूछता, तभी वो वहां से निकल गया था। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरी गलतफहमी हो, शायद इसमें ड्रग्स ना हो, लेकिन मैं गलत था। और इसी गलतफहमी में मैंने अपने दोस्त से कभी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं उस पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करता था। लेकिन वो मेरे साथ धोखा कर रहा था और उसके बाद वो अक्सर ही किसी न किसी चीज में ड्रग्स मिलाकर मुझे देता रहा।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे जहर की लत लग गई और ये नशा करना मेरी मजबूरी बन गई। और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे दोस्त रंजीत ने मुझे एक पेशेवर चोरों के गैंग से मिलवा दिया। मैं अक्सर उनके पास बैठने लगा, उनके साथ जुआ खेलता, ड्रग्स खरीदता। धीरे धीरे मुझ पर काफी कर्ज जमा हो गया और वो लोग मुझसे अपने पैसे वसूलने की खातिर मुझ पर दबाव डालने लगे। उन्होंने मेरे सामने ये शर्त रखी कि या तो मैं उनके साथ चोरियां या डकैतियां करना शुरू कर दूं या तुरंत उनका कर्ज वापस कर दूं। इन दोनों ऑप्शंस को पूरा करना मेरे बस में नहीं था, क्योंकि मैं चोर और डाकू नहीं बनना चाहता था। मेरा ज़मीर मुझे करने की हरगिज़ इजाजत नहीं देता था। और दूसरी शर्त कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उन्हें वापस देकर इन सबसे छुटकारा पा सकूं। मैंने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी, लेकिन वो लोग मुझे मोहलत देने से साफ इनकार कर रहे थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं इन दोनों शर्तों में से उनकी कोई एक शर्त पूरा नहीं कर पाया तो मुझे अपनी पत्नी और दोनों बेटियां उनके हवाले करनी पड़ेंगी। उनकी ये धमकी सुनकर मुझे ये लगा कि जैसे मेरा दिल किसी ने अपने पैरों के तले रखकर कुचल दिया हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी मेरी जान निकल जाएगी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी और अपनी दोनों मासूम बेटियों को उन दरिंदों के हाथ लगने नहीं देना चाहता था। और इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने उन डाकुओं के साथ चोरी और डकैती करने की शर्त मान ली। मैं उनसे डील करके वापस आने लगा, लेकिन घर आने की मेरी हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैं अपने घर के पास बने मंदिर में चला गया, क्योंकि अब मुझे किसी की मदद की जरूरत थी और वो मदद सिर्फ और सिर्फ पंडित जी ही कर सकते थे, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे और वो मेरी बात जरूर समझेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं उनके पास गया था। मंदिर में जाते ही सबसे पहले मैंने भगवान जी के सामने माथा टेका और अपने गुनाहों की माफी मांगी। और उसके बाद मैं पंडित जी से मिला और उन्हें अपने साथ हुए सारे वाकये को सुना डाला और उनसे कहा कि आप मेरे घर से लेकर मेरे सारे मोहल्ले और जहां पर मैं नौकरी करता हूं और यहां तक कि मेरे सारे दोस्तों में भी ये खबर फैला दीजिए कि मैं एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका हूं। और पंडित जी से मिलने के पहले मैंने सुना था कि आज सुबह ही शहर में एक बस हादसा हुआ है जिसमें बहुत से लोग मारे गए हैं। और इसलिए मैंने उन्हें समझाया कि मेरी मौत की खबर पर लोग आपकी बातों का विश्वास कर लेंगे और इस तरह मैं उस गुनाह से बच जाऊंगा। पंडित जी ने मेरी बातों को समझा और पूरे दिल से मेरा साथ दिया और मेरी मदद की। उनसे मिलने के बाद उसी रात मैं बनारस से दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। वहां पर मेरे पिता के दोस्त प्रमोद अंकल रहा करते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे भी अपने साथ हुए सारे हादसे सुनाए। उनका कोई बेटा नहीं था। वो शुरू से ही मुझे अपना बेटा मानते थे। इसीलिए उन्होंने मेरी बातों को समझा और मुझे अपने पास रहने के लिए पनाह दे दी और मेरे नशे को छुड़वाने के लिए मेरा इलाज करवाया और मुझे जिल्लत भरी जिंदगी से बचाया। जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया तो उन्होंने मुझे नौकरी दिलवाई। जब मेरे पास थोड़ी जमा पूंजी इकट्ठी हो गई तो मैंने वापस अपनी पत्नी और बेटी के पास आने का फैसला किया, क्योंकि मैं उन्हें यूं अकेला दर बदर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता था। पर जब मैं दिल्ली से जैसे ही बनारस आया तो मुझे पंडित जी ने ही बताया कि उसी गैंग के लोग मेरी हड्डियां तक ढूंढने में लगे हैं। ये सब जानने के बाद मैं डर गया और मैंने फिलहाल खुद को सबसे छुपाए रखने का फैसला किया। मगर यहां आने के बाद अब हर रोज आटा और खाने की कुछ चीजें बोरी में रखकर पंडित जी के हाथों अपने घर भिजवा देता था, ताकि मेरी बीवी बच्चे खाने के लिए ना तरसें। मगर एक दिन न जाने क्या हुआ, मैं बोरी उठाकर पंडित जी को देने जा रहा था कि मुझे रास्ते में से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आज मैं यूं मुजरिम बना अपनी पत्नी और बेटी के सामने खड़ा हूं। अपने पति की ये दर्दनाक कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने एक नजर उठाकर उन्हें देखा तो वो बेबसी से हमारी तरफ देख रहे थे। अब मैं उनसे अपने मन की बात बताने ही वाली थी कि हवलदार हमारे सर पर आकर खड़ा हो गया
और सख्ती से बोला, चलो चलो, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। मैं रोते हुए अपने पति की तरफ देखने लगी। उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहने लगे, तुम यहां से सीधे पंडित जी के पास जाना। उनके पास प्रमोद अंकल का नंबर है। उनसे नंबर लेकर अंकल के पास कॉल करके उन्हें सारी हकीकत बता देना। फिर वो जरूर तुम्हारा साथ देंगे और मुझे भी यहां से छुड़वाने में मेरी मदद करेंगे और मैं बेइज्जत बरी हो जाऊंगा। उनकी बात सुनकर मैं वहां से चल दी और अपने पति के बताए मुताबिक मैं सीधा मंदिर में रहने वाले पुजारी जी के पास गई। उनसे नंबर लेकर प्रमोद अंकल के पास फोन किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। वो मेरी बातें सुनकर मुझे दिलासा देते हुए कहने लगे, देखो बेटा, तुम लोग परेशान मत हो। मैं आज ही फ्लाइट से बनारस पहुंच रहा हूं। मैं अपनी बेटियों को लेकर घर आ गई और शाम होते ही प्रमोद अंकल हमारे घर पर पहुंच गए। बनारस में उनका फ्लैट था। वो हम तीनों माँ बेटियों को लेकर अपने फ्लैट में चले गए। नाश्ता पानी करवाने के बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और हमारा चेकअप करवाया। चेकअप के बाद पता चला कि हम प्रेग्नेंट नहीं बल्कि हमें फूड पॉइजनिंग हुई है। शायद हमारे घर पर जो बोरी रखी जाती थी उसमें कुछ केमिकल मिलाए गए थे, जिसकी वजह से हमारी तबीयत बिगड़ने लगी। ये सब जानकर हमने चैन की सांस ली, लेकिन मेरे मन में बार बार ये सवाल आ रहे थे कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने हमसे झूठ क्यों बोला कि हम प्रेग्नेंट हैं। प्रमोद अंकल बनारस के सबसे बड़े वकील को मेरे पति का केस लड़ने के लिए हायर कर चुके थे और उनकी पुलिस में भी काफी अच्छी जान पहचान थी। इसलिए उन चोरों के गैंग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद मेरी और मेरी बेटियों की दुआएं रंग लाईं और उस गैंग के बहुत से लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। आज अदालत में उनकी पेशी थी। तमाम कार्रवाई के बाद ये बात सामने आई कि गैंग के कुछ लोगों ने हमारे घर आटे की बोरी रखवाते हुए मेरे पति के बारे में पता लगवा लिया था, लेकिन पुलिस भी उन चोरों के पीछे पड़ी थी, इसलिए वो मेरे पति को ना पकड़ सके। मगर उन्होंने मेरे पति को मुजरिम बनाने के लिए एक चाल जरूर चली। उन्होंने हमारे घर के साथ साथ हमारे आसपास जितने भी गरीब लोग थे उसी तरह आटे की बोरी में केमिकल मिलवाकर हमारे घर के सामने रखवा दी। और जब वो आटा खाने के बाद सबकी तबीयतें बिगड़ने लगी तो सभी उसी सरकारी अस्पताल में अपना चेकअप करवाने गए, क्योंकि सभी गरीब लोग थे और अक्सर ही सरकारी अस्पताल में जाया करते थे। इसलिए उस गैंग वालों ने उस अस्पताल के डॉक्टर को पैसे देकर खरीद लिया था और उन्हें हिदायत दी कि जो भी औरत बोरी में रखे आटे को खाने के बाद अपनी बीमारी की परेशानी लेकर आए तो तुम लोगों को उनसे यही कहना है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर को भी इन लोगों ने धमकी दे रखी थी और इसीलिए मेरी और मेरी बेटियों समेत और भी बहुत सी औरतों को ये खबर सुनाई गई कि वो प्रेग्नेंट हैं। सभी ने इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस मेरे पति को आटे की बोरी ले जाते हुए पकड़ ले गई। पुलिस को लगा कि मुजरिम मेरे पति हैं। इन सभी सबूतों और गवाहों के बाद जज साहब ने मेरे पति को बाइज्जत बरी कर दिया। मेरे पति और हमने मिलकर प्रमोद अंकल का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया। अगर वो ना होते तो हमारा क्या होता। दोस्तों, अक्सर वही लोग हमारे साथ धोखा करते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और जो हमारे सबसे करीब होते हैं। मेरे पति के दोस्तों ने उनके साथ धोखा ही नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। वो तो वक्त रहते उन्हें इस दलदल से निकाल लिया गया।